साथ रिलायंस रिटेल में फिर दो महंगा डील्स हुई है। सिंगापुर की फर्म जीआईसी कंपनी में 5,512 करोड़ का निवेश करेगी, वहीं टीपीजी ने 1,837 करोड़ का निवेश का करार किया है। ये दोनों डील 4,29,000 करोड़ की इक्विटी वैल्यू पर हुई है। अब तक कंपनी ने 7 डील के जरिए करीब 32,000। नमस्कार दोस्तों, अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करना चाहते हैं तो जुड़िए एंजल ब्रोकिंग के साथ, जहां आपका अकाउंट ओपनिंग में एक भी रुपए नहीं लगता है। और दोस्तों, अगर आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई हमारी लिंक से अभी अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको 50 रुपये का कैशबैक हमारी तरफ से दिया जाएगा, जो आपके बैंक खाते में 24 से 48 घंटे के अंदर पहुँचा दिया जाएगा। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कराइए। 1,200 करोड़ की राशि जुटा ली है दोनों डील पर। आइए हम विस्तार से बात करेंगे हमारे पैनलिस्टों के साथ। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी यतिन मोहताज, जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह, केआर चौकसी के देवेंद्र चौकसी और प्रकाश दीवान.in के प्रकाश दीवान। आप सभी का स्वागत है। लेकिन पहले हम जाएंगे यतिन के पास। यतिन, जीआईसी और टीपीजी ने रिलायंस रिटेल में जो बड़ा निवेश किया है उसको लेके बारीकी से बताएं, क्या है आपके पास मौजूदा डिटेल्स? देखिए, जियो प्लेटफॉर्म्स के बाद हमने रिलायंस रिटेल वेंचर्स में इन्वेस्टर्स के लिए अनलॉकिंग होते हुए देखी है रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा। और अब हमने ये देखा है कि लगभग 7 नए इन्वेस्टर्स जो है रिलायंस रिटेल वेंचर्स के अंदर निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल यानी 2 अक्टूबर को 2 करार अनाउंस हुए, जहां जीआईसी, जो कि एक सिंगापुर का बड़ा सॉवरिन वेल्थ फंड है, वो लगभग 1.22% हिस्सेदारी, यानी लगभग 1.25% हिस्सेदारी 5,500 करोड़ रुपए के आसपास लेने वाला है। इसके अलावा टीपीजी, जो कि एक अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फंड है, वो भी लगभग 1,837 करोड़ रुपए का निवेश जो है रिलायंस रिटेल वेंचर्स के साथ करने वाला है। ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो 9 सितंबर से शुरू हुआ था इन्वेस्टमेंट का सिलसिला, और आज तक हमने देखा है कि लगभग 8 ट्रांजैक्शंस रिलायंस रिटेल वेंचर्स के अंदर हुए हैं, जो कि लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए की ऊपर की एंटरप्राइज वैल्यू पे हुए हैं। और अगर आप टोटल निवेश देख लें अब तक का, तो जीआईसी और टीपीजी का जो कल इन्वेस्टमेंट अनाउंस हुआ था, उसको मिला के लगभग 32,200 करोड़ रुपए का निवेश हमने रिलायंस रिटेल वेंचर्स में देखा हुआ है। और लगभग 7.28% स्टेक जो है वो दिग्गज इन्वेस्टर्स, चाहे वो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हों या सरकारी फंड्स हों या सॉवरिन वेल्थ फंड्स हों, इन्होंने निवेश किया है। और कई हद तक ये जो इन्वेस्टर का लिस्ट है वो जियो प्लेटफॉर्म्स के इन्वेस्टर लिस्ट के साथ ओवरलैपिंग है, जिसका मतलब ये है कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का मैनेजमेंट है और जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के कारोबार हैं, वहाँ इन्वेस्टर्स का फेथ अभी भी बना हुआ है। और आगे चलते हुए भी हम रिलायंस रिटेल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स जो हैं आती हुई हमको दिखाई देंगी। और न्यूज रिपोर्ट्स भी कई हद तक ये बता रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स भी होल्ड लगाए हुए हैं रिलायंस रिटेल वेंचर्स में निवेश करने के लिए। तो ओवरऑल बेसिस पे कहना ये चाहूंगा कि जो फीडबैक हमको एनालिस्ट कम्युनिटी और ब्रोकर कम्युनिटी से मिल रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेके, ये बहुत बड़ी अनलॉकिंग हमने जियो प्लेटफॉर्म्स के बाद अब रिटेल वेंचर्स में आते हुए देखी है। बिल्कुल, तो इस तरह की अनलॉकिंग कंपनी नहीं बल्कि पूरे सेक्टर पर किस तरह का प्रभाव डालेगी, इस पर हम विस्तार से बात करते हैं। देवेंद्र चौकसी साहब, सबसे पहले आपसे मेरा ये सवाल है, कुल निवेश अब तक अगर हम देखें 32,197 करोड़ से कुछ ज्यादा पहुंच गया है। मौजूदा निवेश जो हमने होता हुआ देखा है वो आपको कैसा लगता है? वैल्यूएशंस कैसे लगते हैं? Good afternoon. Valuation more or less, I think, on the lines of whatever is established valuation, 4.29 करोड़ के आसपास का जो वैल्यूएशन कंपनी का जो बना है, जिसके अंदर जो अभी तक के डील हुए हैं, आई थिंक द डील्स आर हैपनिंग इन द सेम वैल्यूएशन। मेरा जो समझना ऐसा है कि करीबन 20 to 25% इक्विटी दे विल बी बेसिकली पार्किंग विद सम ऑफ द आउटसाइड इन्वेस्टर्स, जिसके अंदर एक तरफ सॉवरेन इन्वेस्टर्स रहेंगे, दूसरी तरफ फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स रहेंगे और तीसरी तरफ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर रहेंगे। मेरे ख्याल से रिलायंस ने जो एक तरीका अपनाया है इन्वेस्टमेंट का, उसके अंदर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स को इसलिए भी साथ में लाते हैं बिकॉज आई थिंक बिकॉज ऑफ देम दे वुड प्रोबेबली हैव रिलेटिवली बेटर वैल्यू फॉर द बिजनेस एट द सेम टाइम, जैसे जियो में हमने देखा वो हिसाब से। अभी जो सॉवरेन इन्वेस्टर्स है, सॉवरेन वेल्थ फंड जो है, पर्टिकुलरली उनका तरीका ऐसा रहता है कि वो 25 से 50 साल तक का इन्वेस्टर का एक अप्रोच रखते हैं। So from that point of view, that they provide long-term stability into the company along with the promoter for investment.
तो ये एक बहुत मायने रखता है। और जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर रहते हैं उनका करीबन इन्वेस्टमेंट का अप्रोच 7 साल से 12 साल के आसपास का रहता है। उनके अंदर दे वुड लाइक टू अनलॉक देयर वैल्यूएशन, तो उनका भी इतना ही जरूरत रहता है, बिकॉज आई थिंक आफ्टर 7 years when the company requires to pass investment or the equity with some of the better quality investors, at that time if the private equity investors are taking exit, they provide the liquidity. तो रिलायंस बहुत सोच समझ के ये पूरे का पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है। जियो और रिटेल के बीच में आई थिंक इन्वेस्टर का कॉमनलिटी भी हम देख रहे हैं। उसका एक मीनिंग ऐसा भी है कि जो जियो प्लेटफॉर्म लेवरेज करके रिटेलिंग का बिजनेस आगे बढ़ रहा है, वो आई थिंक काफ़ी हद तक एक सेंस लेवल करता है, बिकॉज रिटेलिंग का बिजनेस के अंदर ऑनलाइन ऑफलाइन टू ऑनलाइन का जो एक ओमनी चैनल मॉडल सेट हो रहा है, वो मॉडल के अंदर आई थिंक यू डेफिनेटली रिक्वायर प्लेटफॉर्म लाइक जियो which will provide you the larger amount of growth, reach, and I think expandability of the business. So I think this is probably going consistently as far as Reliance is concerned between Jio and the retail. They have the commonality of the interest as far as investors are concerned. बिल्कुल। गौरांग जी, जो रिलायंस रिटेल में जो शॉपिंग चल रही है, इसमें अब तक जितने भी ब्रांड्स ने या नामों ने निवेश किया है, उनका अगर हम आकलन करें तो आप उनके हिस्से का और उनके नाम का किस तरह से विश्लेषण करेंगे जो कि जुड़े हैं अब रिलायंस रिटेल के साथ? बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो सबसे पहले तो जो भी नाम, चाहे वो रिलायंस रिटेल हो या फिर रिलायंस जियो हो, जितने भी नाम जुड़े हैं वो बहुत ही बड़े और प्रभावशाली नाम हैं, और जो मूल्यांकन पर ये करार हो रहे हैं वो भी अपने आप में एक इतिहास साबित करता है। और आने वाले समय में मेरे ख्याल से सबसे बड़ी ये रुचि रहेगी कि मैनेजमेंट के तरफ से इन कारोबार को अगर अलग करने की बात करते हैं तो किस तरीके से वैल्यू अनलॉक होगी। और अगर मैं मूल्यांकन को ध्यान में रखता हूँ तो मेरे ख्याल से बहुत ही आकर्षक मूल्यांकन होंगे, और ये सभी प्रकार के निवेशक को मेरे ख्याल से सकारात्मक साबित होंगे। और काफी लंबे समय से हमने रिलायंस में निवेश की बात करी थी और वो आज की तारीख में भी बरकरार है, और ये तो मेरे ख्याल से एक आदत पड़ चुकी है रिलायंस और रिलायंस के मैनेजमेंट के साथ के हर कुछ समय बाद एक नया इतिहास बनाने की। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात साबित होगी, और आगे जा करके अगर जियो को लेकर के और रिटेल को लेकर के और विशेष टिप्पणी आती हैं तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़े पैमाने पर निवेशकों की पूंजी बढ़ा सकती है। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ प्रकाश जी मुझे ये समझाए कि इन दोनों ही सेक्टर्स की, जियो और खासतौर से मैं रिटेल सेक्टर की तस्वीर पूछना चाहूं तो उसमें किस तरह का नया इतिहास दर्ज हो रहा है, आगे इसकी दशा और दिशा आपको कैसे जाती हुई दिखाई दे रही है? प्रकाश जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ कविता जी। जी नहीं, देखिए इसमें ऐसा दो चीज हो रही है कि एक तो जो रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर में जो हमने देखा, रिलायंस इंडस्ट्री में जो पैसे आ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म को लेके, एक वो है। दूसरा ये सारा रिटेल का जो कारोबार है वो एक नई दिशा में उभरता हुआ समझ आ रहा है, नई दिशा में इवॉल्व होते हुए दिख रहा है। जैसे गौरांग ने कहा, ये जो निवेशक है ये कोई आम निवेशक नहीं है, ये इतने प्रभावशाली है कि इनका जो नेटवर्क होता है, इनकी जो बाकी की कंपनियों में ग्लोबली इन्होंने जो इन्वेस्ट किया है उनका तालमेल मिल करके रिलायंस रिटेल अपना कारोबार बहुत ही नए रूप से सक्षम हो सकता है उसमें डिजिटाइजेशन करने में। और जो ओमनी चैनल की बात देवेन भाई कर रहे थे, ये सब चीजें जब होंगी तो आप ये देखिए कि जो जियो ने आके टेलीकॉम में जो खलबली मचाई थी, जब आपको याद हो जियो ने सिम कार्ड लोगों को दिया, आज गांव गांव जाइए आप, हर जगह आदमी के पास 4G है, उसके पास एक इंफॉर्मेशन फ्लो है, एक जागृति अलग प्रकार की है। उससे जो तब्दील हुआ है वो सिर्फ टेलीकॉम नहीं हुआ, एक कल्चर टेलीकॉम की वजह से जो कल्चरल चेंज आया है वो बहुत बड़ी बात है। रिटेल में भी मुझे लगता है ये होगा। छोटे खुदरा जो व्यापारी हैं उनको एक समय था कि हम लोग सोच रहे थे कि बड़े ई कॉमर्स जायंट्स आने से हिंदुस्तान में इन लोग को आंच आएगी, इनके कारोबार को